आई लव मोहम्मद ये कैंपेन आपने देखी थी, सुनी थी। ये लड़ाई अब मिटने मिटाने पर आ चुकी है। मध्य प्रदेश के दो शहर सागर और भोपाल, खुलेआम दोनों शहरों में पोस्टर लगाए गए और यह ऐलान किया गया कि मोहम्मद की शान के लिए वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं। अब इसी पर हंगामा है। मध्य प्रदेश में आई लव मोहम्मद का विवाद गहराता जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। भोपाल और सागर में भड़काऊ पोस्टर लगाए गए जिसमें मोहम्मद की शान में मिटने मिटाने के स्लोगन लिखे गए। कुर्बान होने का दावा किया गया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कुर्बानी के पोस्टर लगाकर भड़काने की साजिश क्यों। सबसे पहले आपको सागर में लगे पोस्टर दिखाते हैं, जहां सड़क के बीचों बीच इसे लगाया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इस पोस्टर के लगने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का दावा करने वाले आखिर मरने और मिटने के पोस्टर क्यों लगा रहे हैं। अब राजधानी भोपाल की तस्वीरें देखिए, जहां सड़क पर लगाए गए पोस्टर में आई लव मोहम्मद इस नाम पर पूरी जिंदगी कुर्बान लिखा गया है। इस पोस्टर के बाद भी यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कुर्बानी मांग कौन कर रहा है, जो इस तरह के भड़काऊ पोस्टर लगा दिए गए। आई लव मोहम्मद की लड़ाई कुर्बानी पर आई, मिटने मिटाने पर आई। हैरत वाले पोस्टर भोपाल से लेकर सागर में लगे नजर आ रहे हैं। सवाल ये, ऐसे पोस्टर से फायदा क्या है और कौन कुर्बानी मांग रहा है, किसको मिटने मिटाने की बात कह रहे हैं। ये कौन सा कट्टरपंथ इस कदर हावी हो गया है कि वो पोस्टर के जरिए मिटने मिटाने की और कुर्बानी की कवायद कर रहा है। हिंदू संगठन भड़के हुए हैं, कह रहे हैं ऐसे लोगों के पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। सागर और भोपाल में लगे भड़काऊ पोस्टर्स को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें सामने रख रहे हैं, जिसमें ऐसे पोस्टर लगाने पर नाराजगी जाहिर की गई तो मुस्लिम पक्ष ने इसका पूरी तरीके से समर्थन किया। छोटी मानसिकता के लोग हैं जिनमें दिमाग की थोड़ी कमी है, माहौल खराब। हाँ, माहौल खराब करने वाले लोग। आप पाकिस्तान में थोड़ी हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, हाँ। तो हिंदुस्तान का जो वजीर आजम जो कहता है उससे चलिए आप है ना, आप दूसरी रणनीति मत अपनाइए शहर में, है ना भाई। हाँ, ये पाकिस्तानी मानसिकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको तो विचार करना चाहिए कि अपन जिस देश में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, वहाँ की अपने को जिसकी जहाँ रोटी अपन खा रहे हैं उसकी बजाएं। हाँ, गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए यार, सब मिलजुल के रहो, वही है कि ना। पोस्टर वोस्टर ऐसा गलत है, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। आई लव मोहम्मद हमारे नबी का नाम है। हाँ। उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनका नाम तो लेंगे, उनके लिए जान दे देंगे हम, हैं? उस पर अगर कोई एक्शन लेगा तो उससे भी टकराव करेंगे। हिंदुस्तान कोई एक का थोड़ी है, सबका है, हर समाज के आदमी का है हिंदुस्तान। लगेंगे, बिल्कुल सही है, कोई गलत थोड़ी है। आप उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़िए। हाँ। क्या बुराई है? वो रहमतुल्लिल आलमीन, यानी पूरी दुनिया के लिए रहमत बन गया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आप पहले उनकी हिस्ट्री पढ़िए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान समझ लिया ऐसे। नहीं, देखो अगर अपन जय श्री राम लिख सकते हैं तो यार मोहम्मद आई लव मोहम्मद भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बरेली हिंसा के उपद्रवियों का योगी फोर्स ने क्या इलाज किया, तो इससे जमात इस्लामी के नेता भड़क उठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट करने का आरोप लगाया, गिरफ्तारी को गलत बताया और तौकीर रजा की रिहाई की मांग की। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका, तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सीएम योगी का यह बयान बरेली हिंसा के बाद आया। उपद्रवियों पर योगी फोर्स ने ऐसी स्ट्राइक की है कि हिंसा फैलाने वाले हाथ जोड़े थाने में गुनाहों की माफी मांगते नजर आए। उपद्रवियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर ने सेंचुरी लगाई, बारात घर सील हुआ, मैरिज हॉल मिट्टी में मिलाया गया। से जमात इस्लामी हिंद के मौलानाओं के ऐसी मिर्ची लगी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार को घेर लिया। कार्रवाई को नाइंसाफी बताते हुए तौकीर समेत दूसरे गिरफ्तार उपद्रवियों को तुरंत रिहा करने की मांग की गई और इसे मुसलमानों को डराने की साजिश करार दी। तमाम लोग जिनके खिलाफ इस तरह की गलत FIR दर्ज हुई हैं और कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनको फौरन रिहा किया जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये हुकूमत की ज्यादती है, नाइंसाफी है और ये एक तरह से मुसलमानों में एक डर और खौफ पैदा करने की और इसका एक पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश नजर आती है। वहीं बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर भी मौलाना ने सवाल उठाए।
ऐसे लोगों के घर बुलडोज किए जा रहे हैं। ये कहकर ये तो नहीं कहा जा रहा है कि वो उस क्राइम की वजह से, लेकिन क्राइम से जोड़कर उसको किया जा रहा है और उसको एनक्रोचमेंट या गैर कानूनी बताकर उसको डिमोलिश किया जा रहा है। मौलाना भले ही नाराज हो, लेकिन यूपी में योगी का संदेश साफ है, जो हिंसा फैलाएगा वो जेल जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिली, जिसके बाद अब 1 जुलाई 2026 में उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हो जाए। देवभूमि में सबको समान शिक्षक अधिकार मिले, इसको देखते हुए राज्यपाल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। अब नए कानून के तहत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जिनमें मदरसे भी शामिल हैं, उन सभी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही 2026-27 से धार्मिक शिक्षा देने के लिए मदरसों को इस कानून के तहत गठित प्राधिकरण से दोबारा मान्यता लेनी पड़ेगी। प्राधिकरण की मान्यता 3 सत्रों के लिए वैध होगी। इसके बाद नवीनीकरण करना होगा। मान्यता के लिए शैक्षिक संस्थान की जमीन उसकी समिति के नाम होनी जरूरी है। सभी वित्तीय लेन देन अनिवार्य रूप से किसी कमर्शियल बैंक में उस संस्थान के नाम से खोले गए बैंक खाते के माध्यम से करना होगा। चीज़ों से प्रदेश चलेगा नहीं। प्रदेश को धार्मिक चीज़ों से ऊपर उठ करके इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। और बहुत सारे अमन पसंद लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। आज प्रदेश की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट तरह की है। इस विधेयक के तहत सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, बल्कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के शिक्षण संस्थान भी प्राधिकरण के तहत आएंगे। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम काजमी ने बच्चों की शिक्षा के लिए इसे सही कदम बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया और इसी पर बीजेपी ने शिक्षा को राजनीति से न जोड़ने की नसीहत दी। पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसा बोर्ड का विस्तार किया है और मदरसा बोर्ड में अब तक सिर्फ मुसलमानों को वहाँ से प्रमाण पत्र मिलते थे और वो प्रमाण पत्र भी आधे अधूरे थे जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर उन्हें समकक्षता तक हासिल नहीं थी। सरकार क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है। वो नहीं चाहती है कि मदरसों को सही मायने से उनकी एजुकेशन का जो तरीका है, उनकी जो पद्धति है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आए, वो बिल्कुल नहीं चाहती है। सरकार को जितना लगता है कि इससे हिंदू मुस्लिम उनका एक पैमाना बना रखा उन्होंने, कितना हो जाएगा, उस लेवल पे बात करते हैं, उसी लेवल पे वो काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उसको कभी इस तरह की चीज़ों को जो कम्युनल करती है, चीज़ों को उसको एक्सेप्ट नहीं करती। कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती कि मदरसा जो अभी जो बोर्ड गठित हुआ है, इस बोर्ड से सब अल्पसंख्यकों को लाभ होगा? ये बोलने में क्यों हिचकिचा रही है? आखिर केवल एक समुदाय विशेष अल्पसंख्यक मानती क्या कांग्रेस? ईसाई हैं, जैन हैं, सिख हैं, उनके बारे में कांग्रेस का दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप का कहर जारी। सिरप ने अब तक 21 बच्चों की जान ले ली। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। उसी के बाद मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक सरकार एक्शन में है। जगह जगह मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जनहित याचिका में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग भी की गई है। लगातार मासूमों की मौत के बाद अब सरकारें भी एक्शन में आ गई हैं। एमपी, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब और केरल ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को बैन कर दिया है। इस बीच एमपी के बाजारों में बिक रहे 2 कफ सिरप की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गुजरात में बने रिलाइफ सिरप और रेस्पी फ्रेश टीआर सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है। इस खतरनाक केमिकल की ज्यादा मात्रा इंसानों के लिए जहरीली और घातक साबित हो सकती है, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने ड्रग्स कंट्रोलर को हटा दिया। साथ ही जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है। वही विपक्ष इस मामले को राजनीतिक रंग देने में लगा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बैतूल में कफ सिरप की शिकार बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंचे और सरकार से 1 करोड़ की मुआवजा राशि की मांग की। वहीं पीड़ित परिवार भी न्याय की गुहार लगा रहा है। बच्चों की लगातार मौत के बाद 4 कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया। इनमें कोल्ड ड्रिंक है, इसमें नेक्स्ट्रो डीएक्स है, इसमें रिलाइफ है और इसमें रेस्पिरी फ्रेश टीआर शामिल है। तो आप भी सचेत रहें और इन कफ सिरप के इस्तेमाल से खुद भी बचें और अपने घर में भी इस्तेमाल ना करें।
लेकिन मध्य प्रदेश में 17 बच्चों की मौत के बाद सरकार एक्शन में है। छिंदवाड़ा से भोपाल तक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। आप देखिए हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। देखिए मध्य प्रदेश में हेल्थ सिस्टम अब एक्टिव हो गया। 14 बच्चों की मौत के बाद दुकान जाकर जो फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर की टीम है वो चेकिंग करती नजर आ रही है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मेश बिगोनिया है। क्या आदेश है मुख्यमंत्री के? मुख्यमंत्री महोदय के बहुत सख्त निर्देश हैं। दवाएं ऐसी जिनमें भी संभावना भी है। ये तो बहुत सारा जखीरा पड़ा नजर आ रहा है। देखिए ये 4 से 5 सदस्य क्या है हाथ में आपके? मानक स्तर का तो नहीं है, पर उसी अमानक स्तर की जो घोषित हुई है दवाई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसी के बनाए हुए दूसरे कंपनी का नाम क्या बताइए? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या है? ये बैन है, प्रतिबंधित हो गई है? नहीं, प्रतिबंधित नहीं हुई है। ये अमानक स्तर की घोषित होना पाई गई है। अमानक दवा जो कंपनी यहाँ पर डिफॉल्टर हो गई है। नहीं, डिफॉल्टर नहीं हुई है। एक्चुअली इसका एक दवाई उसकी अमानक स्तर की घोषित हुई है। दूसरा बैच यहाँ अवेलेबल है जिसका हम लोग फिर से सैंपलिंग कर रहे हैं, उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। ये सिर्फ एक दुकान पे चेकिंग कर रहे हैं क्या? अलग-अलग दुकान जाएंगे? अभी हम बाकी सब जितने भी आसपास मेडिकल्स हैं सब जगह जाएंगे, थोड़ा करके सब जगह देखेंगे स्टॉक क्या अवेलेबल है। प्राइमरी चेकिंग में क्या मिला है? चेकिंग में अभी सिर्फ हमको जिस कंपनी का उस कंपनी का माल मिला है जिसका स्मार्ट वे का, जिसका कि NSQ डिक्लेयर हुआ है। उसके अदर प्रोडक्ट अभी दूसरे बैच नंबर के अवेलेबल है, उसको हम सैंपलिंग कर रहे हैं। इस ज़हरीले कफ सिरप से 21 बच्चों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सख्त है। आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को नोटिस भेजकर जवाब मांगा और नकली दवाओं की बिक्री पर बैन लगाने का आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन की मांग और इसी के लिए एक्शन के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की सिफारिशें की गई। अब आपको बताता हूं कि बच्चों को जहरीले कफ सिरप से आप कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या एहतियात है। पहला, खुद डॉक्टर मत बने। बिना डॉक्टर को दिखाए हुए बच्चों को आप कोई दवाई ना दें। जो शहर झोला छाप डॉक्टर आजकल होते हैं, खासतौर पर छोटे शहरों में, गांव में, उनसे इलाज बिल्कुल ना करवाएं। सिर्फ बाल रोग विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिशियन से ही बच्चों को दिखाएं और उन्हीं से दवा दिलवाएं। आमतौर पर मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी होती है, लेकिन जैसी ही सर्दी खांसी हो तो आज की तारीख में तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, सारे लक्षण बताएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप पानी जरूर पिलाएं। मौसम बदलता है, ठंडी चीजों से बच्चों को बचा कर रखें तो शायद बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ दोनों आप रख पाए। एक तरफ जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत हो रही है तो दूसरी तरफ सेहत से खिलवाड़ करने वाला मिलावटी गैंग भी एक्टिव है। मध्य प्रदेश से उत्तराखंड तक दीपावली से पहले नकली मावा बरामद हो रहा है, पनीर बरामद हो रहा है, मिठाई बाजारों में पहुंच चुकी है और इसी के बाद मिलावटखोरी के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो चुकी है। MP से उत्तराखंड तक त्योहार में जहरीली साजिश चल रही है। मुनाफाखोर चंद रुपयों के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीर MP के दमोह की है, जहां पर खाद्य विभाग ने त्योहार से पहले 10 क्विंटल नकली मावा पकड़ा है। नकली मावा बस के जरिए टीकमगढ़ से लाया जा रहा था, लेकिन ये मार्केट में पहुंच पाता उससे पहले ही खाद्य विभाग ने इसे जब्त कर लिया। हरियाणा में भी मिलावट के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। फतेहाबाद में खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। इस दौरान 2000 किलो से ज्यादा मिलावटी मिठाई जब्त की गई, जिसके बाद मिठाई को नष्ट कर दिया गया और सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। उधर उत्तराखंड में भी मिलावटी गैंग एक्टिव है। बाजपुर में 2 क्विंटल नकली पनीर और मक्खन पकड़ा गया है। नकली पनीर यूपी से लाया जा रहा था। इससे पहले दिल्ली में भी भारी मात्रा में नकली देसी घी जब्त किया था। यानी त्योहार आते ही सेहत से खिलवाड़ करने वाले शहर शहर एक्टिव हो गए हैं। लोगों को मीठे जहर से सावधान रहने की जरूरत है। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया, जिसके मुताबिक दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति मांगने का फैसला किया गया। यानी अगर परमिशन मिल जाती है तो इस बार की दीपावली दिल्ली में पटाखों वाली होगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि जनभावना और पर्यावरण संरक्षण दोनों में संतुलन जरूरी है। लिहाजा दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करेगी कि सभी दिशा निर्देशों और मानकों का पालन हो। उन्हें ये अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे ग्रीन क्रैकर के रूप में मिले, ताकि वो अपने त्यौहार को अच्छे से मना सकें। और दिल्ली सरकार भी इसको लिखित रूप में माननीय कोर्ट के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि सरकार अब पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी पॉल्यूशन के प्रति रखती है और उसे निभाएगी भी। परंतु देश और दिल्ली सभी लोगों को
ये अनुमति मिले कि इस त्यौहार पे वो अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकें। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी पटाखों को लेकर क्या नियम है। फिलहाल पटाखों पर पूरी तरह से बैन है, सिर्फ ग्रीन पटाखों के प्रोडक्शन की परमिशन है, पटाखों की बिक्री या स्टोरेज की अनुमति नहीं है। पटाखों पर बैन के पीछे बढ़ते प्रदूषण को वजह बताया गया था, लेकिन दिल्ली की रेखा सरकार का दावा है कि ग्रीन पटाखों से पर्यावरण पर खराब असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाने और पटाखों की अनुमति मांगने के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क क्या है, अब ये आपको जानना चाहिए। तर्क है कि बिना आतिशबाजी पटाखों के बिना त्योहार अधूरा है। ग्रीन पटाखों से 30% तक कम प्रदूषण होता है। पटाखे फोड़ना, ये दिल्ली सरकार कह रही है कि पटाखे फोड़ना सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है और पूर्ण प्रतिबंध के अनुकूल परिणाम नहीं मिलते। रोक होती है, लेकिन रोक के बावजूद प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलते हैं। ग्रीन पटाखों की अनुमति आएगी तो संतुलन आएगा। अनुमति के साथ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पटाखा उद्योग से हजारों परिवार की आमदनी है। दिल्ली सरकार कह रही है कि सख्त निगरानी के साथ सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी। ये सर पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है, हेल्थ खराब होती है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल यूज़ करने चाहिए, खुशी मनाने के लिए करने चाहिए। बहुत ज़्यादा बल्कि जो जैसे खूब लड़े 15-20 मिनट की चलती वो नहीं होनी चाहिए, पर इंडिविजुअल खुशी तो होनी चाहिए। किचन है, ट्रेडिशन है तो होना चाहिए, बिकॉज बाकी सारे फेस्टिवल्स भी बनाए जाते हैं ना, तो हिंदू फेस्टिवल का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो आई थिंक ग्रीन पटाखे तो हो जाने चाहिए। ग्रीन पटाखे अगर वो इन्वायरमेंट को कुछ भी नुकसान नहीं करते हैं तो ठीक है, बाकी वैसे जो पटाखे हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं वो तो यूज़ नहीं करना चाहिए। ग्रीन पटाखे यूज़र फ्रेंडली अगर हैं और पोल्यूशन ज़्यादा नहीं कॉज करते हैं तो थोड़े बहुत मात्रा में यूज़ कर लेने चाहिए। दिवाली का हमारा उत्साह जो है वो पटाखों के साथ शुरू से ही बना हुआ है, तो वो बहुतायत मात्रा में नहीं होने चाहिए, बट थोड़े मॉडरेशन में अगर यूज़ करें तो ठीक है। हम सबको ग्रीन पटाखे यूज़ करने चाहिए। पोल्यूशन का विशेष सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो भी पटाखे पोल्यूशन पैदा करते हैं उन पे बैन होना चाहिए। पटाखे तो यूज़ होने चाहिए, ग्रीन पटाखे, क्योंकि इन्वायरमेंट एक कंसर्न है बुज़ुर्ग के लिए, जानवर के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो दिल्ली में वैसे ही पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए थोड़ा टाइम का लिमिटेशंस भी होना चाहिए और पटाखे का भी इस्तेमाल पे रोक होना चाहिए। मैं तो हिंदू हूँ, मेरा एक ही फेस्टिवल तो दिवाली, तो मुझे लगता है वो अच्छा सेलिब्रेट करना चाहिए। पॉल्यूशन तो सारे साल होता है, आप बताओ दिवाली के बाद क्या पॉल्यूशन नहीं होता? पराली भी तो जलती है ना। अब बताता हूँ कि जो ग्रीन पटाखा जिसकी परमिशन लेने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, ग्रीन पटाखा क्या होता है। दरअसल ये कहा जाता है कि ग्रीन पटाखे पर्यावरण के अनुकूल कंपैरेटिवली होते हैं, तुलनात्मक तरीके से कम धुआं छोड़ते हैं। हानिकारक गैस का रिसाव उन पटाखों से तुलनात्मक अध्ययन के दौरान कम होता है। ध्वनि प्रदूषण 125 डेसिबल से कम होता है। पर्यावरण को दूषित कम करते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित होते हैं। आम पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे धुआं भी कम छोड़ते हैं। बेरियम जैसा रसायन इन पटाखों से नहीं निकलता। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन जारी है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग अलग शहरों में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें कई हिस्ट्री शीटर शामिल हैं, कई इनामी अपराधी शामिल हैं। यूपी में अपराधियों के खिलाफ शहर शहर ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। योगी फोर्स बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। कई इनामी बदमाश अब अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जो मेरठ की है। यहाँ पर योगी फोर्स ने हिस्ट्री शीटर की ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की है वो रोता बिलखता नजर आया। हिस्ट्री शीटर का नाम सिज्जू है, जिसने एक व्यापारी से फिरौती मांगी थी, जो अब रहम की भीख मांग रहा है। यूपी के 9 में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक पर 10,000 का इनाम घोषित था। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। मुरादाबाद में महिला से लूटपाट करने वाले बदमाश का सामना योगी फोर्स से हुआ। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर गया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर से मैसेज क्लियर है, यहाँ जो अपराध करेगा वो खल्लास हो जाएगा। लेकिन जैसा यूपी में हो रहा है, ठीक उसी तर्ज पर दिल्ली पुलिस भी अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश भीम जोरा को मुठभेड़ में मार गिरा। यह मुठभेड़ ईस्ट दिल्ली के आस्था कुंज पार्क के पास हुई। जैसे ही पुलिस ने बदमाश भीम बहादुर जोरा को घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी।
जवाबी कार्रवाई में बदमाश भीम बहादुर घायल हो गया। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि भीम जोरा दिल्ली आया हुआ है और उसी सूचना के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने इस सूचना को दिल्ली पुलिस से शेयर किया और जब यहां पर पुलिस पहुंची तो भीम जोरा को रुकने के लिए कहा गया। स्टॉप कैलाश के आस्था कुंज पार्क में वो यहां पर पहुंचा था, लेकिन वो रुका नहीं और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पर उसने 6 राउंड फायरिंग की और ये गोलियों के निशान आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर गोलियों के निशान लगे हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 5 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली भीम जोरा के पेट में लगी। उसके बाद उसे एम्स अस्पताल ले जाया। हालांकि मौसम भी इस साल लोगों के लिए भारी मुसीबत बना हुआ है। भारी बारिश से तबाही के बीच अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। 2 तस्वीरें जरा देखिए। दिल्ली में मौसम बदला। दोपहर के बाद दिल्ली में मानो अंधेरा छा गया था, तो उधर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है जो सैलानी के लिए बेहतर बताई जा रही है। सैलानी पहुंच रहे हैं, उत्सुक भी हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है और मौसम वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि ये इतनी बर्फबारी का मौसम है नहीं जितनी बर्फबारी अभी तक यहां हो चुकी है। भारी बारिश के बाद अब अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में हुई जोरदार बर्फबारी की वजह से पहाड़ पूरी तरीके से सफेद चादर में ढक गए हैं। गुलमर्ग में पेड़ पहाड़ सब बर्फ में ढके नजर आए, जिसकी वजह से वहां पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। सोनमर्ग में भी भारी बर्फबारी हुई। पूरा इलाका सफेद रंग की चादर से ढक गया। जमे हुए ग्लेशियरों और ऊंची चोटियों पर हर तरफ बर्फ बर्फ दिखाई दी। पहलगाम में भी आसमान से बर्फ जमकर बरसी, जिससे वहां मकान सड़कें सब बर्फ से ढके नजर आए। वहीं नदियां जम गईं और घाटी में सिर्फ सफेदी दिखाई दी। भद्रवाह की पहाड़ियों पर इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। खूबसूरत नजारे देखने को मिले, लेकिन अचानक ठंड बढ़ गई, जिससे पर्यटक खुश नजर आए। करगिल की भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां भारी बर्फबारी की वजह से बर्फ से ढकी नजर आई, जिससे रास्तों का नामो निशान तक मिट गया।